अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुबा नदीम। आज का मेरा टॉपिक जो है प्रेजेंटेशन का वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। बॉन्ड्स होते हैं, लीजेस होते हैं, पेंशन्स होती हैं और डेट होता है। ठीक है, और ये सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इनकी एनालिसिस हम किस तरह करते हैं हम देखते हैं। और हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, बॉन्ड्स को मेजर करना है, उनके ऊपर इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड और यूज़ करने हैं, और बॉन्ड की डी रिकग्निशन को अंडरस्टैंड करना है, डेट कन्वीनियंट को देखना है, और फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज को कंपेयर करना है। उसके बाद हमें बेनिफिट और कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान्स को देखना है, और लेवरेज एंड कवरेज रेशो को देखना है। तो चलते हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बॉन्ड अकाउंटिंग बेसिक। तो बॉन्ड हमारे पास एक प्रोमिसरी नोट होता है जो हम ख़रीद रहे होते हैं एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे। तो उस इंटरेस्ट रेट पे हमें उसकी मेचोरिटी डेट तक स्पेसिफिक इंटरेस्ट जिस पे हमने बाय किया होता है बॉन्ड को, वो मिल रहा होता है। तो इसकी थ्री तरह की मार्केट, इस तरह डिस्काउंटिंग पे हम देखेंगे तो बॉन्ड की थ्री तरह की सिचुएशन होती है। यानी मार्केट रेट अगर कूपन रेट के इक्वल होगा तो बॉन्ड जो है वो पार वैल्यू पे मिल रहा होता है, और अगर मार्केट रेट ज़्यादा है कूपन रेट से तो इसका मतलब है कि बॉन्ड जो है हमें डिस्काउंट पे मिला है। इसी तरह इसकी तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर मार्केट रेट कम है और कूपन रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब है बॉन्ड हमें प्रीमियम पे मिला है। इसी तरह नेक्स्ट इसकी इंटरेस्ट मेथड है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो कि हम लोग फाइंड करते हैं, कैरिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट वैल्यू से, तो हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाते हैं। इसी तरह बॉन्ड जो है वो प्रीमियम पे भी मिल रहा होता है, हमें डिस्काउंट पे भी मिल रहा होता है, उसकी लाइफ होती है। और हम देखते हैं कि कैश इंटरेस्ट को किस तरह फाइंड करते हैं। कैश इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए हम बॉन्ड्स की जो फेस वैल्यू होती है उसको कूपन रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कैश इंटरेस्ट आ जाता है कि हमारे पास कितना इंटरेस्ट है। कूपन रेट हमारे पास इंटरेस्ट रेट होता है, और फेस वैल्यू हमारे पास जो कि पार वैल्यू जिसको हम बॉन्ड जो है बाई कर रहे होते हैं। उसके बाद बॉन्ड रिकग्निशन है। बॉन्ड रिकग्निशन जो होते हैं उस पर हमें गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। रिकग्निशन हम तब करते हैं जब हम रिडम्पशन ले रहे होते हैं, यानी कि बॉन्ड की रिडम्पशन दे रहे होते हैं, किसी और को सेल कर देते हैं, या कॉलेबल जो बॉन्ड होते हैं उनके ऊपर होता है। गेन और लॉस हम फाइंड कर सकते हैं, हमें जैसे ही हमारी कैरिंग वैल्यू से हम लोग रिडम्पशन प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो हमें गेन हुआ होगा या लॉस हुआ होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें सपोज़ किया है कि एक कंपनी ए जो है उन्होंने इशू किए $1,00,000 के बॉन्ड। ठीक है, तो उन्होंने वो जनवरी 1 2024 को इशू किए हैं, और बॉन्ड की जो मेजोरिटी डेट है वो 31 दिसंबर 2026 है। और इसी तरह इंटरेस्ट जो एनुअली दे रहे हैं वो 4% रेट पे है। इस तरह बॉन्ड जो इशू हुआ है वो पार वैल्यू पे इशू किया गया है, लेकिन जो उसका इन्वेस्टर से उन्होंने रिसीव किया वो $1,00,000 है, क्योंकि बॉन्ड्स जो हैं वो $1,00,000 के उन्होंने इशू किए। इस तरह जनवरी 1 को 2025 को कंपनी ए ने जो है बॉन्ड जो है किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि बॉन्ड्स के क्योंकि रिडम्पशन हो गई यहाँ पे, थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो कि उसकी प्राइस, जिस प्राइस पे वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र किया गया उसकी प्राइस है $1,02,000। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो भी हम देखेंगे। हमारे पास जो पहले हमने बॉन्ड जो किया है, ख़रीदा है, उस पर हम लोग जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका इस तरह करेंगे कि हमारी जो डेट वैल्यू, मतलब बॉन्ड जो पेएबल है वो हमारी एक लाइबिलिटी है, तो वो डेबिट हो जाएगी क्योंकि हमने उसकी वैल्यू पे कर दी है। ठीक है, तो वो लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो उसको डेबिट कर दिया जाता है। इस तरह क्योंकि हमने बॉन्ड ख़रीद कर कैश पे कर दिया है तो हमें कैश क्रेडिट हो गया है। इस तरह जब रिडम्पशन ली गई थी, नेक्स्ट किसी थर्ड पार्टी को हमने सेल कर दिया है, तो हमारे पास जो है वो बॉन्ड की जिस पे हमने उनको सेल किया है वो प्राइस हमारे पास आई है। यानी हमारे पास कैश आया है, हमने उनको सेल किया $1,02,000 पे, तो वो हमारे पास कैश आ गया जो कि डेबिट हो गया, और हमने उनको पे करना है, जो जिनसे हमने लिया था उनको हमने पे करना था $1,00,000, जो कि हमारा क्रेडिट में चला गया, वो हमारी लाइबिलिटी है। इसी तरह हम गेन देख लेते हैं, हमें कितना गेन हुआ है, क्योंकि $1,00,000 हमने पे करना था और हमने $1,02,000 पे उसको सेल किया है, तो हमें डिफरेंस जो मिला है वो 2,000 का मिला है, तो हमारे पास जो गेन हुआ है वो $2,000 का हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है डेट कन्वीनियंट। डेट कन्वीनियंट ये होता है कि जो क्रेडिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, यानी हमारी डेट टू इक्विटी रेशो कितनी है, हमारे पास कितनी इक्विटी है कि हम अपने डेट को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो इसलिए फाइंड की जाती है ताकि क्रेडिटर को पता चल सके कि हमारे पास कितनी इक्विटी है, ताकि हम उतना ही डेट आगे ले सकें और उसको पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फेयर वैल्यू के साथ डिस्क्लोज़ किया जाता है और इसको डिस्क्लोज़ किया जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो लीजेस अकाउंटिंग हम देख लेते हैं कि लीजेस अकाउंटिंग किस तरह की जाती है। लीजेस की दो टाइप्स है, एक फाइनेंस लीजेस और एक ऑपरेटिंग लीजेस। इसमें फाइनेंस लीजेस जो होती है
उसमें ये होता है, उसमें ये प्रोसीजर है कि हमारे पास जो ओनरशिप होती है, अगर हम लीज पे ले रहे हैं कोई एसेट तो हमारे पास ओनरशिप आ जाएगी। और अगर हमारे पास ओनरशिप आ गई तो जो रिस्क होगा, जो रिवार्ड हमें उसके अगेंस्ट मिलेगा, यानी अगर उस एसेट पे उसकी वैल्यू में कोई चेंज आया है, कोई हमें रिवार्ड मिला है, तो वो हमें बेयर करना होगा। और अगर इसमें कोई रिस्क होगा तो वो भी हम बेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास ओनरशिप आ गई है। और इसी तरह एक लीज होती है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज जो होती है वो ऑफ बैलेंस, ये ओल्ड स्टैंडर्ड है, यानी हम रेंट पे लेते हैं कोई एसेट और उसमें हमें उसकी ओनरशिप नहीं मिल रही होती और ना ही कोई रिस्क कोई रिवार्ड मिल रहा होता है। यानी अगर हमारे पास ओनरशिप ही नहीं है तो हमने सिर्फ रेंट देना है, और फिर उसके ऊपर कोई रिस्क है उस एसेट के ऊपर या कोई रिवार्ड है तो वो हमें नहीं मिलेगा, वो ओनर को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हमें हमारे पास है लीजी और लेजर। लीजी क्या होता है? लीजी ये होता है जो लीज करवा रहा होता है, यानी मैंने लीज करवाया तो मैं लीजी हूँ, और अगर जिसने मुझे लीज करके दिया है वो लेसर है। ठीक है। तो हम जब फाइनेंस लीज करते हैं तो वो मोस्ट अर्ली एक्सपेंस में हम उसको जो है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसी तरह लेसर जो है उसे एसेट बुक वैल्यू और पेंशन प्लान्स के अकॉर्डिंग जो है वो लीज़ की पेमेंट को जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जो हमारे पास ऑपरेटिंग लीज़ होता है उसको हम एज अ रेंट यानी एज अ एक्सपेंस जो उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं अकाउंटिंग में। और फाइनेंस लीज जो है वो क्योंकि हमारे पास ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है तो उसको हम अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हमारे पास पेंशन अकाउंटिंग। पेंशन अकाउंटिंग यानी पेंशन एक बेनिफिट होता है, एम्प्लॉय बेनिफिट, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद और हमारी सैलरी से कुछ स्पेसिफिक अमाउंट के कटने के बाद हमें हमारी पेंशन मिलती है, जो कि हमारी सर्विस के एंड होने पे मिलती है। तो उसको IFRS और गैप रूल के अकॉर्डिंग किस तरह अकाउंटिंग में रिपोर्ट किया जाता है, तो देख लेते हैं। IFRS जो हमें बताता है कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम सर्विस और उसके इंटरेस्ट को मेंशन करेंगे, जबकि अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में जब हम रीमेजरमेंट करेंगे तो अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में उसको शो करवाएंगे। और इसी तरह गैप जो रूल है वो भी हमें यही बताता है कि गैप बताता है कि सेम इसी तरह का प्रोसीजर है, लेकिन गैप में एक चीज़ का डिफरेंस है कि हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस कर देते हैं, और IFRS में उस चीज़ का कोई नहीं होता है, यानी सर्विस प्लस इंटरेस्ट होते हैं। और जबकि गैप में ऐसा होता है कि सर्विस भी प्लस इंटरेस्ट, लेकिन एक्सपेक्टेड जो रिटर्न होते हैं उनको माइनस कर दिया जाता है, और ये भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शो करवाते हैं। और इस तरह कोई एक्चुअल यानी कोई चेंज आता है या कुछ रीमेजरमेंट हो रही होती है तो उसको भी अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में हम लोग शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सोलवेंसी एनालिसिस। सोलवेंसी एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमारी लिवरेज रेशो और कवरेज रेशो क्या है। लिवरेज रेशो जिस तरह हमारी डेट टू इक्विटी रेशो है, हम कितना डेट पे कर सकते हैं, कितनी इक्विटी है हमारे पास, तो उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, क्योंकि इक्विटी और डेट जो है वो बैलेंस शीट से हम लोग ले रहे होते हैं। इस तरह कवरेज रेशो है। कवरेज रेशो जो होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट जो है हमारा इनकम स्टेटमेंट में शो होता है, तो ये इसकी वैल्यूएशन जो है वो हम लोग लेते हैं इनकम स्टेटमेंट से। और क्योंकि हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो लॉन्ग टर्म होती है तो इसलिए फाइनेंशियल हेल्थ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को काउंट करने के लिए देखा जाता है। और उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ऊपर वाली तमाम सिचुएशन को डिस्कस करती हैं, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हमारे पास कंपनी है, एक कंपनी इशू करती है 1 मिलियन बॉन्ड फेस वैल्यू पे। जब वो बॉन्ड उन्होंने इशू किया है तो उसको किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? जब हम बॉन्ड इशू करते हैं तो कंपनी के लिए वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, यानी कंपनी बॉन्ड इशू करके फाइनेंस कर रही है, तो फाइनेंस ले रही है वो लोगों से जिन्होंने बॉन्ड बाय किए। तो ये कैश इनफ्लो होगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो क्योंकि ये फाइनेंसिंग प्रोसीजर है तो हम इसको लिखेंगे कि कैश जो है इनफ्लो है वो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो बी वाला जो हमारे पास पोर्शन है वो इसके लिए सूटेबल है। तो यानी ये हमारा कैश इनफ्लो है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। इस तरह हमारे पास सेकंड नंबर पे है, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ 4.50% कूपन बॉन्ड, द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाज 5%, द बॉन्ड्स वर मोस्ट लाइकली इशूड एट। हमारे पास जो है कूपन रेट जो है वो 4.50 है, जबकि उसका इंटरेस्ट रेट 5% है। जो मार्केट रेट है वो 5% है और जो हमने दिया है वो 4.50 है। और हमने पीछे बात की थी कि अगर मार्केट रेट ज़्यादा होगा, कूपन रेट कम होगा, तो इसका मतलब है कि हमें डिस्काउंट में मिल रहा है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड जो है वो हमें डिस्काउंट में मिल रहा है, तो इन तीनों ऑप्शन में से बी ऑप्शन जो है डिस्काउंट वाला वो करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि मैनेजमेंट ऑफ बैंक इजी रीपरचेज इट्स ओन बॉन्ड। उन्होंने रीपरचेज किया, कॉलेबल बॉन्ड था, उन्होंने रीपरचेज कर लिया है मार्केट से, तो उन्होंने पे किया है 6.5 मिलियन।
ठीक है। उन्होंने उस बॉन्ड के लिए फेस वैल्यू उसकी थी 10 मिलियन और उन्होंने कैरिंग वैल्यू उनकी थी 9.8 मिलियन और उन्होंने बाई किया 2002 में। और बैंक जो है वो इसको किस तरह रिपोर्ट करेगी? जो हमारे पास डिफरेंस आया है 6.5 से 9.8, वो हमारे पास आया है 3.3 मिलियन। तो हम देखेंगे कि वो बैंक वाले इसको किस तरह रिपोर्ट करते हैं। अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ 3.3 मिलियन, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ 3.5 मिलियन और गेन ऑफ 3.3 मिलियन। तो जिस तरह हमने पीछे रिकग्निशन का सॉल्व किया था एक क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे तो हमें ये गेन हुआ है। ठीक है, हमने जो गेन इसकी, क्योंकि अब वैल्यू जो थी 6.5 मिलियन उसको पे किया है, जबकि उसकी 10.0 मिलियन कैरिंग वैल्यू थी और वो हमने उसकी अब की जो वैल्यू है वो 9.8 मिलियन है। यानी हमें 6.5 से 9.8 का जो डिफरेंस है वो 3.3 है, वो हमारा गेन है। तो हम इस गेन को इनकम स्टेटमेंट में शो करेंगे, क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू है। तो 3.3 मिलियन जो गेन आया है वो इनकम स्टेटमेंट में शो होगा। तो पॉइंट नंबर सी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। पेन बैंक कॉर्पोरेशन हैज़ अ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। उनके पास एक पेंशन प्लान है जो कि 31 दिसंबर को इसकी ऑब्लिगेशन जो है 10 मिलियन थी एंड पेंशन एसेट्स आर 9 मिलियन। जो एसेट्स थे उनके पास 9 मिलियन थे। अंडर IFRS एंड US गैप द रिपोर्टिंग ऑन द बैलेंस शीट वुड बी क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम देखेंगे कि गैप और IFRS के अकॉर्डिंग कौन से रूल के किस तरह इसको रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 10 मिलियन इज शोन एज लाइबिलिटी एंड 9 मिलियन अपेयर्स एज एन एसेट्स। 1 मिलियन इज शोन एज ए नेट पेंशन ऑब्लिगेशन। हमारे पास 10 मिलियन की पेंशन एसेट्स थे, लेकिन हमारे ऊपर पेंशन जो है वो ऑब्लिगेशन 10 मिलियन है, जबकि हमारे पास एसेट्स जो है वो 9 मिलियन के हैं। तो गैप जो है वो 1 मिलियन का है। तो हमारे पास 1 मिलियन जो है उसकी नेट पेंशन ऑब्लिगेशन है। तो बी पॉइंट जो है हमारे पास इसको ट्रू है इसके लिए। उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम है फॉर अ लेसर लेसर जो कि हमें लीज कर रहा है, उसके लिए द लीज एसेट अपेयर्स ऑन द बैलेंस शीट एंड कंटिन्यू टू बी द डेप्रिसिएटेड व्हेन द लीज इज क्लासिफाइड एज। अगर हमारे पास लेजर है, हम लोग लीज पे ले रहे हैं, कोई फाइनेंसिंग लीज है, तो यानी हमने पीछे बात की थी, अगर फाइनेंसिंग लीज होगी तो उसके बेनिफिट्स और उसके जो रिस्क होगा वो शेयर किया जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल लीज में ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है। तो इसमें डेप्रिसिएट जो होगी बैलेंस शीट में उसको रिपोर्ट किया जाएगा, वो इसी सूरत में होगा अगर हमारे पास ओनरशिप होगी। तो वो किस सूरत में होती है? जब हमारे पास फाइनेंसिंग लीज हो। ठीक है, तो हमने फाइनेंसिंग लीज ली है तो इस पर जो है डेप्रिसिएट होगा। तो इसका ट्रू आंसर है फाइनेंसिंग लीज। उसके बाद हमारे पास एक और सिचुएशन है कि अंडर US गैप अ लेजर रिपोर्टेड रेवेन्यू एट लीज इन कैप्शन विल बी हाईएस्ट इफ द लीज इज क्लासिफाइड एज। हम अपने किस तरह रेवेन्यू किस तरह रिपोर्ट करेंगे अगर हमारे पास कौन सी लीजेस टाइप होगी कि हम अपने जो है लेजर जो है वो अपने रेवेन्यू जो है उसको रिपोर्ट करेगा अंडर इनकम स्टेटमेंट। तो वो हमारे पास होगी सेल टाइप लीज। यानी ऑपरेटिंग लीज में ये होता है कि एज अ रेंट होता है, ठीक, उसको हम लोग रेवेन्यू नहीं कंसिडर कर सकते। अगर सेल टाइप लीज होगा और वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग भी नहीं है, तो सेल टाइप लीज में हमारे पास उसको रेवेन्यू कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें जो दुरुस्त पॉइंट है वो है सेल टाइप लीज। उसके बाद हमारे पास कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसको किस तरह हम कंक्लूड करते हैं। तो बॉन्ड्स और लीजेस की अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करना इसेंशियल है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। अगर हमें बॉन्ड और लीजेस अकाउंटिंग का अंडरस्टैंड करना होगा अच्छे से, अगर इस तरह हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारे लिए फाइनेंशियल एनालिसिस जो है उसको करना जो हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि हम बॉन्ड्स को और लीजेस को उसके अकाउंटिंग रिपोर्टिंग को अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद हमारे पास पेंशन ऑब्लिगेशंस हैं। वो हमारे उसके जो पेंशन ऑब्लिगेशन के इम्पैक्ट हैं उसकी बैलेंस शीट पे और उसकी अर्निंग पे, वो भी हमारे पास हमें पता होना चाहिए। तो इसके बाद हमारा ये एंड होता है।